तो आज हम बात करेंगे कुछ सवालों पे और कुछ जो चल रहा है नेपाल में उसकी सिचुएशंस पे। तो नेपाल में फिर से मोनार्की की डिमांड उठ रही है। तो आज हम जानेंगे कि वो डिमांड क्यों उठ रही है। उसके बाद में 2008 के बाद डेमोक्रेसी ने क्या डिलीवर किया, क्या फेल हुआ, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और लीडरशिप क्राइसिस क्या चल रहा है यहाँ पे, किंग ज्ञानेंद्र, उनकी इमेज और उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट, साथ ही साथ कुलमल जैसे ऑनेस्ट लीडर्स, उनका रोल, चाइना, यूएस और यूरोप की स्ट्रेटेजीज क्या है नेपाल में, और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, और फ्यूचर में नेपाल किस तरफ जा सकता है। तो आज हम ये सब पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेपाल में हम सब जानते हैं कि बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, और उनके पास एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा है फिलहाल कि नेपाल के अंदर जो उनकी मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, उसको वापस लाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2006 से 2008 में जब नेपाल के अंदर एक ट्रांजिशन हुआ, मीन्स मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ जब लोग आए नेपाल में, उस समय लोगों को बहुत उम्मीद थी। उनको उम्मीद थी कि उनके जितने इश्यूज हैं जो काफी सालों से अनएड्रेस थे, उनके ऊपर कोई ना कोई सहमति बनेगी, कोई ना कोई रूल आएगा और नेपाल विल प्रोग्रेस। लेकिन नेपाल को 2008 से लेकर 2025 तक क्या मिला? इन 16 से 17 सालों में 14 से ज्यादा गवर्नमेंट चेंज हुई। और गवर्नमेंट चेंज होने की सवाए सबसे बड़ी बात, जो इश्यूज 2006 से 2008 के बीच में, वो इश्यूज 2025 तक सेम रहे। आज भी नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, इन्फ्लेशन पीक पर है, जॉबलेसनेस पूरी नेपाल की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। नेपाल का यूथ नेपाल जैसे देश को छोड़कर भाग रहा है। बिजनेस वहां पर किसी प्रकार से फ्लोरिश नहीं कर पा रहा है, इंडस्ट्रीज वहां पर कोलैप्स करते जा रही हैं, और डेब्ट सिचुएशन नेपाल का बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से पब्लिक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में मेरिट को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और मेरिट के बजाय चापलूसी करने वाले लोगों को पावर मिल रही है। नेपाल में एक खो खो का कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो है नेपाल की, नेपाली कांग्रेस, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और माओइस्ट पार्टी, इनके लीडर्स में चाहे शेर बहादुर, चाहे केपी शर्मा या प्रचंडा, इन तीनों के बीच एक सहमति है कि पावर हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को ये पावर मिलनी ही नहीं चाहिए। और इन तीनों के बीच पावर हमेशा वैसिलेट करती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये तीन पार्टीज नेपाल के लोगों के हित में काम करने के बजाय, नेपाल के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय, अमेरिका और चाइना के एजेंडास को ही चलाती आ रही है। इस रीजन से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों में गुस्सा है, डिसइल्यूजनमेंट है, और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने अमेरिका और चाइना का जो एजेंडा है, जो नेपाल में चलाना शुरू किया है डेमोक्रेसी के नाम पर, जब तक जब तक इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर इस एजेंडा को आगे बढ़ाया है, नेपाल जैसा जो कल्चर रिच देश है, सनातनी देश है, जिसमें धर्म के इटर्नल प्रिंसिपल्स से चलने वाला जो देश है, वहां पर एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी वो लोगों को मिली है। क्योंकि जो प्रोग्रेस प्रॉमिस की गई थी डेमोक्रेसी के नाम पे, उस प्रोग्रेस के नाम पे वोक कल्चर नेपाल में भरा गया। इस वोक कल्चर के अंडर लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब आज की डेट में लोगों को ये दिख रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाल को एक नॉस्टैल्जिया के अंडर फिर से अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, कि जब नेपाल में मोनार्की थी, नेपाल में राजा होते थे, किंग ज्ञानेंद्र शाह होते थे, और वो सब याद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय नेपाल के लोग याद कर रहे हैं कि उनके जो राजा किंग ज्ञानेंद्र शाह, जो 2006 से 2008 के बीच में जब नेपाल में एक मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन हुआ था, उस ट्रांजिशन के अंदर किस प्रकार से ज्ञानेंद्र शाह के साथ छल कपट किया गया था, आज लोग ये चीज रिकलेक्ट कर रहे हैं कि 2006 से 2008 के बीच में ये बात की गई थी कि नेपाल में जो मोनार्की है, नेपाल के अंदर जो राजतंत्र है, उसको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन 2008 तक आते आते किस प्रकार से जो माओइस्ट पार्टीज थी,
उन्होंने चाइना के प्रेशर में, अमेरिका के प्रेशर में, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के प्रेशर में 2008 तक आते आते उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र को कंप्लीटली साइडलाइन करके मोनार्की को डेमोलिश कर दिया। और लोगों को आज ये बात याद आती है जब वो ये जो म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन देखते हैं शेर बहादुर, केपी शर्मा और प्रचंडा के बीच में, कि किस प्रकार से तीन लीडर्स नेपाल को ठगने और लूटने में लगे हुए हैं। उसी जगह पर वही किंग ज्ञानेंद्र शाह थे जिन्होंने लोगों के हित में, लोगों के फेवर में साइड होकर पावर की लड़ाई में आगे बढ़कर किस टाइप से इस लड़ाई को एक टाइप से लड़ा ही नहीं था। जब लोगों को अब समझ आ रहा है कि मोनार्की का एक्चुअल मीनिंग क्या था, तो इस रीजन से नेपाल के जो राजा हैं वो आज पब्लिक से अपना कनेक्ट बना रहे हैं, और ये कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी भी है। तो जैसे मैंने बताया कि मतलब इस समय नेपाल में पब्लिक लेवल पर बहुत डिसइल्यूजनमेंट है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका जवाब किसी ने भी नहीं दिया। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो नेपाल के राजा का लोगों के साथ पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने के एफर्ट्स हैं वो इफेक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और नेपाल के राजा ने आज की डेट में डायरेक्टली एग्रेसिवली ग्राउंड लेवल पर ना आकर उनके सपोर्टर्स के थ्रू अपने मैसेजेस कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। नेपाल में एक दिन आएगा और नेपाल में हर दिन कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स मिलते ही रहते हैं। नाउ सबसे बड़ी बात, नेपाल में रिसेंटली एक बड़ा इशू हुआ है कि नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो हेड कुलमन, जो कि काफी शाइनिंग स्टार थे, लीडर थे, उन्हें रिमूव कर दिया गया। और वो एक मेरिट बेस्ड पर्सन थे और उन्होंने जो नेपाल की लोड शेडिंग प्रॉब्लम थी वो सोल्व की थी। लेकिन केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट, उन्होंने सिर्फ इसीलिए उनको हटा दिया क्योंकि वो साइकोफेंट नहीं थे। साइकोफेंट मीन्स चापलूसी करने वाला। इस पॉइंट पर लोगों का गुस्सा है और ये गुस्सा नेपाल के राजा या उनके सपोर्टर्स के थ्रू मोबिलाइज भी हो रहा है। अब जो कुछ और लोग हैं जैसे कि दुर्गा और जगत गुरु, इनके जैसे एक्टिविस्ट ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। ये सिचुएशन नेपाल को एक टर्मोइल की तरफ लेके जा रही है। और अगर लोग एक बार प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो नेपाल का ये हिस्ट्री रहा है कि लोग सरकार भी चेंज कर देते हैं। इस मोमेंट पर ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इंडिया को नेपाल के किंग और उनके लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें समझकर उनके साथ खड़े रहना होगा और खड़े रहना चाहिए भी। और अभी जो यूएस और चाइना का इन्फ्लुएंस है नेपाल पर वो लिमिटेड है, इसलिए इंडिया के पास ये एक यूनिक चांस है जिससे कि वो नेपाल के जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। और एज ए गुड नेबर एंड अ ग्रोइंग लीडर, it's a golden opportunity for India.